ओके, चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, इनहेरिटेंस क्या होता है? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर पास होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इनहेरिटेंस। लेकिन ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है, ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ये कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं? ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनको क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है? या किस मॉलिक्यूल की वजह से वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है? ये सारी चीजें हम आज क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए पैकेजिंग। इन सारी चीजों की स्टडी हम क्या करेंगे आज इस चैप्टर में करने वाले हैं। ओके, तो जो हम पहली चीज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे? हम शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, कहां से शुरू करेंगे? न्यूक्लिक एसिड से। ओके, न्यूक्लिक एसिड जो है ना, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में क्या किया था? पस सेल्स, जो हमारी पस सेल्स होती हैं, आप कह सकते हो डेड WBCs, उन सेल से क्या किया था, इसको पहली बार आइसोलेट किया था और इन्होंने इसको नाम दिया था, नेम्ड न्यूक्लिन। मैंने आपको क्या बताया, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड क्या किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने। और इन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। कब डिस्कवर किया था? 1869 में। कहां से डिस्कवर किया था? पस सेल से डिस्कवर किया था। ठीक है, बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्टमान, 1889, और इन्होंने इसको नाम दिया क्या? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड। अल्टमान ने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब जो है ना, ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? तो हम इसको कहेंगे ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि बड़े बड़े से मॉलिक्यूल्स होंगे, और एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हम देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, या आप क्या कह सकते हो, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। ओके, जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं दो टाइप के? ये हैं डीएनए एंड आरएनए। डीएनए यानी कि क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए है राइबो न्यूक्लिक
एसिड, ठीक है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है ये कितने टाइप का है? 2 टाइप का है, ठीक है। हमने कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों ही क्या हैं? हमने कहा पॉलीमर हैं, किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के ये क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। ओके, तो अब हमें देखना ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो इधर क्या होगा? दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, चौथा न्यूक्लियोटाइड होगा, और ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे क्या? न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है ये हम अभी आगे देखेंगे, या अगर मैं आपको बताऊं तो ये डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा नाइट्रोजनस बेसिस पे, शुगर पे, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस और शुगर कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। हम आगे क्या करेंगे इसको देखेंगे। चलो, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हम क्या करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? हम कहेंगे जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। क्या बताया मैंने आपको? जो न्यूक्लियोटाइड है ये 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। ये जो शुगर है ये कैसी शुगर होगी? पेंटोज शुगर होगी। प्लस फॉस्फेट, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसके 2 टाइप का है हमारा न्यूक्लिक एसिड। कौन सा? डीएनए और आरएनए। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, या आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड क्या है? मैंने आपसे कहा नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन्स, यहाँ पे 2 टाइप का हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। एक है प्यूरीन, दूसरा है पिरिमिडिन्स। अब अगर हम प्यूरीन्स की बात करेंगे ना तो आपको ये दिखाई पड़ता है, ऐसा सा स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है हमारे? ये हैं प्यूरीन्स। आप अगर प्यूरीन्स को देखो तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? डबल रिंग दिखाई पड़ती है। प्यूरीन में क्या है? आपको डबल रिंग दिखाई पड़ती है, 9 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप का है? नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप का है, प्यूरीन और पिरिमिडीन्स। जो प्यूरीन्स हैं यहाँ पे वो क्या है? 9 मेंबर्ड रिंग है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है और 9 मेंबर्ड रिंग है, 9 मेंबर्स हैं रिंग में, और कैसा है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको 1 3 7 9 1 3 7 9 ये वो
पोजीशंस हैं या ये वो जगह हैं जहां पर आपको क्या होता है, रिंग में नाइट्रोजन दिखाई पड़ता है। यानी कि कैसी रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पिरिमिडीन्स। जो पिरिमिडीन्स हैं ये क्या होंगे, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं, और इनमें 1 और 3 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, देखो मैंने आपसे कहा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है, 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। जो प्यूरीन्स हैं ये क्या हैं, डबल रिंग और 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर हैं ये, ठीक है। देखो एक रिंग है, दूसरी रिंग है, जबकि पिरिमिडीन्स क्या हैं, सिंगल रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। यहां पे आपको 1 और 3 पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रोजन दिखाई पड़ता है, जबकि यहां पे आपको 1 3 7 9 ये वो पोजीशंस हैं जहां पर आपको नाइट्रोजन दिखाई पड़ता है। ओके ओके, ठीक है। मैंने आपसे बताया प्यूरीन्स हैं, पिरिमिडीन्स हैं। प्यूरीन्स क्या हैं, हम यहां पे लिखेंगे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नाइन मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर with 1 3 7 9 विद नाइट्रोजन लिख लो पहले, विद नाइट्रोजन एट 1 3 7 9 पोजीशंस, ठीक है। ये क्या है, 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन एट 1 और 3 पोजीशन। 1 और 3 पोजीशन पे यहां पे आपको क्या दिखाई पड़ता है, नाइट्रोजन दिखाई पड़ता है, ठीक है। ओके, अच्छा जो प्यूरीन्स है ना, ये आपको क्या होते हैं, 2 टाइप के दिखाई पड़ते हैं। हमने आपसे कहा नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। अब हम ये कह रहे हैं कि जो प्यूरीन्स हैं ये क्या होते हैं, आपको 2 टाइप के प्यूरीन्स दिखाई पड़ते हैं, या 2 टाइप के प्यूरीन्स प्रेजेंट होते हैं, दिखाई क्या पड़ते हैं, 2 टाइप के प्यूरीन्स होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और इसको हम डिनोट करते हैं जी से, ठीक है। जबकि जो पिरिमिडीन्स हैं ये क्या होते हैं, आपको 3 टाइप के दिखाई पड़ते हैं, 3 टाइप के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन एंड लास्ट यूरेसिल। थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। ये क्या है, आपके पास 5 डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। इनको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, थायमिन्स को करेंगे टी से, साइटोसिन को करेंगे सी से, एंड यूरेसिल को करेंगे यू से। ओके, अगर हम बात करेंगे डीएनए की, अगर हम बात करेंगे किसकी, डीएनए की, हम लिखेंगे इन डीएनए, ज्यादा दूर हो गया, इन डीएनए, ठीक है।
तो आप जब डीएनए को देखोगे ना तो प्यूरिन्स में एडेनिन ग्वानिन प्रेजेंट होगा एंड पिरिमिडिन्स में से सिर्फ और सिर्फ थायमिन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। हम क्या लिखेंगे? ए टी जी सी, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? यूरेसिल एब्सेंट होगा, जबकि इन आरएनए यूरेसिल इज प्रेजेंट at the place of थायमिन। आपको डीएनए में क्या होगा? थायमिन प्रेजेंट दिखाई पड़ेगा, जबकि आरएनए में आपको यूरेसिल प्रेजेंट होगा। किसकी जगह पे? थायमिन की जगह पर। या कह सकते हैं आपके थायमिन को यूरेसिल आरएनए में क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस में किसी को कोई डाउट है? ओके, हमने क्या देखा? नाइट्रोजनस बेस देख लिया। अब हम आगे चलेंगे और किसको देखेंगे? शुगर। मैंने आपको बताया था जो शुगर है वो कैसी है? पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है कि जो शुगर है उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? 5 कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड में शुगर पाई जाती है वो 2 टाइप की है। कौन कौन सी? आपने 11th में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। कौन सी है? एक होती है राइबोज शुगर, जो कहां प्रेजेंट होगी? आरएनए में। जबकि दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो प्रेजेंट होती है कहां पे? डीएनए में। ओके, अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? ये हो गया ऑक्सीजन, ओके, ये है हमारा क्या? राइबोज शुगर। और इधर है क्या? डीऑक्सीराइबोज शुगर। आपको अगर ये डिफरेंस बताना हो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर में डिफरेंस क्या है, तो आप बता सकते हो यहां पर कि, एक मिनट मैं डायग्राम बना लेता हूं, मतलब इसको ड्रॉ कर लेता हूं, फिर हम देखते हैं। ओके, आप यहां पे क्या देख पा रहे हो? अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 1 2 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। सेम यहां पर भी होगा 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। ठीक है, आपको जो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो 2 प्राइम पे कार्बन है इसके साथ यहाँ पे एक OH जुड़ा है, जबकि इसके पास क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है इसके पास एक ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू राइबोज शुगर। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होता है? 3 टाइप के मॉलिक्यूल से या 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने से बनता है।
पहला कौन सा होता है इसमें से? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप का है, प्यूरीन और पिरिमिडिन्स। जो प्यूरिन्स हैं ये क्या होते हैं? डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, 9 मेंबर्ड हैं, जहां पे 1 3 7 9 पोजीशंस पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जबकि पिरिमिडिन्स क्या हैं? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन क्या हैं? 6 मेंबर्ड हैं। इनके 1 और 3 पोजीशन पे क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जो हमारे प्यूरिन्स हैं ये क्या हैं? 2 टाइप के हैं, एडेनिन ग्वानिन, जबकि पिरिमिडिन्स 3 टाइप के हैं, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। डीएनए में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन प्रेजेंट होता है, जबकि जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आपको आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस दिखाई पड़ते हैं उसमें एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन थायमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं तो क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा शुगर मॉलिक्यूल। जो शुगर मॉलिक्यूल है, जो शुगर है ये क्या होती है? पेंटोज शुगर होती है, यानी कि इसमें 5 कार्बन होंगे। 2 टाइप की होती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर वो है जो आरएनए में पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर वो है जो डीएनए में पाई जाती है। राइबोज शुगर का ये स्ट्रक्चर है। आप दोनों में डिफरेंस ये देख पाते हैं कि यहाँ पे जो 2 प्राइम का कार्बन है इसके पास एक्स्ट्रा एक OH या एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके अब इसी के साथ क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट जो क्या होगा? फॉस्फेट जो होगा ये क्या होगा? PO4 डबल माइनस। ये क्या करता है? जुड़ जाता है। ये तीनों मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़ के क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। देखते हैं हम कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है। देखो अगर हमारे पास, हमने कहा यहाँ पे क्या है? एक शुगर है। अब ये पेंटोज शुगर है, ये राइबोज भी हो सकती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर भी हो सकती है। ओके ये हमारे पास का एक पेंटोज शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है, राइबोज भी हो सकती है। इस पे आप देखोगे जो एक 1 प्राइम का या जो पहला कार्बन है उसके साथ क्या जुड़ता है? यहां पर आकर इसके ऑक्सीजन के साथ, या इसके पास जो OH है इसके साथ आकर जुड़ जाता है कौन? नाइट्रोजनस बेस। इसके साथ आकर जुड़ेगा सबसे पहले कौन? नाइट्रोजनस बेस। कहने का मतलब जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे हम इसको? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। अब जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ यहां पे जो 5 प्राइम का कार्बन है, इस 5 प्राइम के कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? फॉस्फेट ग्रुप। जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। आई होप ये समझ आया होगा कि जब हमारा क्या है? पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जबकि जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तब इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोटाइड। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूं आपके लिए तो क्या होगा? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड किसके साथ? जब फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है तब ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अच्छा, वो बॉन्ड जब फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है तो ये एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैंने क्या बताया आपको, पेंटोज शुगर या जो शुगर है वो क्या करेगा, नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। जिस बॉन्ड से ये दोनों आपस में जुड़ेंगे उस बॉन्ड को हम कहते हैं न्यूक्लियोसिडिक बॉन्ड, सॉरी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सॉरी। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है 5 प्राइम का कार्बन, इसके साथ जो OH लगा है या जो ऑक्सीजन लगा है, उससे जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, जब फॉस्फेट उससे जुड़ता है तो फॉस्फेट और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन गया। ओके, अब देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि क्या कहीं पे सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे, न्यूक्लियोटाइड कैसे बना ये तो हमने समझ लिया। अब मैंने आपसे कहा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होने का मतलब है कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये चेन कैसे बनती है, ये देखिए चेन कैसे बनेगी, ये चेन बनेगी हमारे पास, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, सॉरी हमारी क्या है, ये शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल है। इसके साथ यहां पे ओके जोड़ देता हूं ऐसे में, यहां पे इसके साथ कौन जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस, यहां पे होगा CH2OH और इसके साथ जुड़ा होगा कौन, फॉस्फेट। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पे इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, इसके पास यहां पे क्या होगा, कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, ये हमारा एक और न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ यहां पे जुड़ा होगा नाइट्रोजनस बेस 1 2 3 4, यहां पे होगा CH2OH, ये है 5। ओके, साइड में इसको लिखते हैं 5, किसी और कलर से लिख देते हैं, चलो ये है आपका 5। ठीक है, ओके, अब इसी के साथ क्या होगा, यहां पे एक आध और बना लेते हैं, हमने मान लो एक और ले लिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पे कैसे बनेगी, इसको हम क्या करेंगे देखेंगे। फिर से यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस, ये कुछ भी हो सकता है नाइट्रोजनस में, ATGC या फिर U, ये डिपेंड करता है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है DNA की है या फिर RNA की है। ओके, 3 बहुत है, आओ हम लोग इसमें समझते हैं। इसके साथ यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, बाहर की तरफ यहाँ पे इससे जुड़ा होगा फॉस्फेट ग्रुप PO4, इसके साथ जुड़ा होगा PO4, 2 माइनस होता है, यहाँ पे मैं माइनस नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 5 प्राइम के कार्बन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, ये जो 3 प्राइम के साथ OH है,
इसके साथ क्या करता है, एक बॉन्ड बना लेता है ऐसे, ये इसके साथ क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। यहां पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ये क्या करेगा, यहां पे जो 3 प्राइम पे OH ग्रुप है इसके साथ क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब इस तरह से ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ के लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन बना देते हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड बना, ये इस वाले बॉन्ड को, इस पूरे बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ओके, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये देखो, ये 5 प्राइम एंड है, ये वो एंड है जहां पे PO4 लगा है। ठीक है, आप ये कह सकते हो किसी भी न्यूक्लियोटाइड चेन का वो एंड जहां पर जो 5 प्राइम कार्बन है उसके साथ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। यानी कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। जबकि जो 3 प्राइम एंड है, आपको वहां पे दिखाई पड़ता है कि जो हमारा शुगर है उसके 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे क्या होगा, 3 प्राइम OH क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इस वाले ग्रुप एंड को हम कहेंगे 3 प्राइम एंड। ठीक है, या आप सिंपली अगर ऐसे याद करना चाहो तो आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो 5 प्राइम जो 5 कार्बन है इस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन ये फॉस्फेट क्या कर रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो ये क्या है, 5 प्राइम एंड पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या है, फ्री है एक और बॉन्ड बनाने के लिए। जबकि यहाँ पे आप क्या देखते हो, 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे जो OH है ये क्या कर सकता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सकता है। इसको हम क्या कहेंगे, 5 प्राइम एंड कहेंगे, जबकि इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, 3 प्राइम एंड कहेंगे। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं ना, कितने डिफरेंट टाइप के क्या न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, जब हमारा नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। वही न्यूक्लियोसाइड जब क्या करेगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, तो वो क्या बना लेगा, न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। आओ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोसाइड्स इन RNA, और इधर लिखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स इन DNA। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स पहले हम क्या देखेंगे, RNA में कौन कौन से हैं, फिर हम देखेंगे DNA में कौन कौन से बनते हैं। तो जो न्यूक्लियोसाइड्स है ना, इनके नाम है न्यूक्लियोसाइड इन RNA। RNA में क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस किसके साथ जुड़ेगा, फॉस्फेट या राइबोस शुगर के साथ। यहां पे जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, फॉस्फेट किसके साथ जुड़ेगा, नॉट फॉस्फेट, किसके साथ जुड़ेगा, शुगर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे अब हम देखेंगे क्या होगा, एडेनिन जुड़ेगा किसके साथ, राइबोस शुगर के साथ। तो ये एक न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, जिस न्यूक्लियोसाइड को हम क्या कहेंगे, एडेनोसिन। क्या कहेंगे, एडेनोसिन। दूसरा ग्वानिन होगा, ग्वानिन राइबोस के साथ जुड़ेगा और ये एक न्यूक्लियोसाइड बनाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, ग्वानोसिन कहेंगे। ठीक है, थर्ड क्या होगा, साइटोसिन प्लस राइबोज, इसको हम कहेंगे साइटिडिन। ठीक है, एंड क्या होगा, यूरेसिल। जब राइबोस के साथ जुड़ेगा तो जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसको हम कहेंगे यूरिडिन। क्या कहेंगे, यूरिडिन।
ओके, इस न्यूक्लियोसाइड को ना हम न्यूक्लियोटाइड कर लेते हैं। चलो पहले एक साथ आरएनए का कर लेते हैं, फिर डीएनए का एक साथ कर लेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए। देखो अब ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे एडेनोसिन, जब ये क्या बन गया हमारे पास, ये है न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड जब किसी भी फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो ये बनाएगा एडेनोसिन, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बनाएगा? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। जबकि दूसरा जो ग्वानोसिन है ये जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। एंड लास्ट में बनेगा यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ये हो गए हमारे आरएनए में बनने वाले डिफरेंट क्या, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम क्या करेंगे, अब हम अगर डीएनए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डीएनए की बात करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड्स इन डीएनए, इधर लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा हमें पता है, कैसे बनेगा? पहले एडेनिन जो है वो हमारा किसके साथ, एडेनिन हमारा जुड़ जाएगा किसके साथ? डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ, ठीक है। जब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़ेगा तब क्या बनेगा? एक साथ लिखेंगे, एडेनिन जुड़ेगा, फिर ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। सब के सब किसके साथ जुड़ेंगे? डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, चलो देखो अब यहां पे हम देखेंगे क्या न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे। तो जब एडेनिन क्या करेगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़ेगा तो यहां पे बनेगा डीऑक्सी एडेनोसिन, एडेनोसिन, ठीक है। ग्वानिन जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। साइटिडिन जब साइटोसिन जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? डीऑक्सी साइटिडिन। एंड लास्ट में जब थायमिन जुड़ेगा तो बनेगा डीऑक्सी थायमिडिन, ठीक है। अब इसी के साथ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे इसके साथ जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो ये बनाएगा, हम इधर लिख देंगे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होंगे, आप इधर देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे DAMP। इसको हम लिख सकते हैं ना, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP, ठीक है। क्या कहेंगे? डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां पे डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां पे क्या होगा? डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। एंड लास्ट में होगा
डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ये हैं आपके डिफरेंट टाइप के। ओ अच्छा, नीचे का थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। ये क्या है आपके जो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए या आरएनए में बनते हैं। ओके अब हम इसके आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं डीएनए। क्या? डीएनए, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसी के साथ हम क्या देखेंगे, हम पढ़ने वाले हैं यहां पे डीएनए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या डीएनए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल, बेटर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए है या आरएनए है, या जेनेटिक मटेरियल के लिए अगर कोई भी हम मॉलिक्यूल को या फिर सब्सटेंस को कह रहे हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज क्या होंगी। फिर हम पढ़ेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ओके डीएनए क्या है, डीएनए इज अ पॉलीमर, और हम क्या कह सकते हैं, डीएनए क्या है, पॉलीमर है या फिर चेन है, चेन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए क्या है, पॉलीमर है या फिर चेन है किसका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का क्या है, ये चेन है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। इसका मतलब क्या है कि इसमें दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे या स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसा बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, ऐसा सा कुछ। डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, और दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे के कैसे होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनकी पोलरिटी क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो डीएनए है वो क्या है, पॉलीमर है, किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये क्वाइल्ड होते हैं एक कॉमन एक्सिस के। अरे ओके अच्छा, ये क्या होंगे, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड क्वाइल्ड होते हैं। ऐसे अगर ये एक एक्सिस हम मान लें, थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया, आप समझ लेना। ठीक है, तो एक कॉमन एक्सिस के अराउंड क्या होते हैं, ये क्वाइल्ड होते हैं। कैसे, राइट हैंडेड मैनर में, मतलब ऐसे। ठीक है, राइट हैंडेड मैनर में क्या होते हैं ये क्वाइल्ड होते हैं, और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे क्या होगा, हमें पता है ये क्या है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का क्या है, दूसरा स्ट्रैंड है। ओके जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, आई थिंक एक चीज छोटी सी मिस हो गई थी मुझसे, हाँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, इसमें जो बैकबोन बनाता है वो कौन बनाएगा, शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल। शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बैकबोन बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजनस बेस कहां होते हैं, अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके जब हम यहां पे देखेंगे तो हमें पता है यहां पर भी क्या होगा, ऐसे ए
टी जी सी, ठीक है, ए टी जी सी, फिर ए, ओके, ए टी जी सी, सी कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। ये सीक्वेंस हम अपने से मैं लिख रहा हूं, वहां पे कुछ भी हो सकता है, टी ए जी सी, ठीक। यहां पे क्या होगा, टी होगा, ए होगा, जी होगा तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे टी होगा, ए सी जी टी ए सी जी 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 सी टी फिर ए, ठीक है। और ये आपस में जुड़े होंगे किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। जैसे ए और टी के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा हमेशा, और जी और सी के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ए और टी के बीच में हर जगह आपको क्या दिखेगा, डबल बॉन्ड, और जी और सी के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्वाइलिंग यहां पर इस तरह से होती है, ये जो क्वाइलिंग है ना, ये इस तरह से होती है कि ये क्या करेगा, ग्रुप्स बनाता है ऐसे, जैसे ये दो ग्रुप्स बनाएगा, मेजर एंड, अगर मैं इसको इधर से दिखा दूं तो ये हो जाएगा क्या, माइनर। क्वाइलिंग इस तरह से होती, देखो मैंने आपसे क्या बताया अभी, डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, यानी कि दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। कहने का मतलब अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। दोनों क्या होते हैं, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और ये जो डीएनए है ना, ये इसके दोनों स्ट्रैंड से कॉमन एक्सिस के चारों तरफ क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं राइट हैंडेड मैनर में। और ये क्वाइलिंग इस तरह से होती है कि इनमें क्या होता है, मेजर और माइनर ग्रुप्स बन जाते हैं। चलिए इसको हम लोग लिख लेंगे, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, हैविंग कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं, क्वाइल्ड अराउंड, अरे जाने दो, क्वाइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस in right handed manner and right handed manner and are connected by hydrogen bonds, connected by hydrogen bonds।
coiling is in such a way that कॉइलिंग इस तरह से होती है कि यहां पे आपको क्या होता है, मेजर और माइनर ग्रूव्स दिखाई पड़ते हैं अल्टरनेट फॉर्म्स में that it produces major and minor grooves, major and minor grooves in an alternate form. ठीक है, क्वाइलिंग इस तरह से होती है कि आपको मेजर और माइनर ग्रूव्स क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ओके अब देखो डीएनए जो है ना, इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिया था दो लोगों ने, वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था 1953 में, कब 1953 में डीएनए का प्रपोज्ड डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1953 में क्या किया था, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल क्या किया था, प्रपोज किया था। इन्होंने फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, ठीक है, इनके डीएनए डिफ्रैक्शन, एक सेकेंड, हाँ, इन्होंने क्या किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने फ्रैंकलिन और विल्किंस के एक्सरे डिफ्रैक्शन विल्किंस और फ्रैंकलिन का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट था, उसका डेटा लेकर उसके डेटा के बेसिस पर वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि फ्रैंकलिन और विल्किंस के एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट था, उसके बेसिस पर वॉटसन और क्रिक ने 1953 में क्या किया, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। अब ये जो डबल हेलिकल मॉडल था, इसमें इसके क्या सैलिएंट फीचर्स थे, या इसमें क्या क्या चीजें हमें क्या होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, हम आगे क्या करेंगे, इसको अभी पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पे ना वॉटसन और क्रिक ने क्या बताया हमें, वॉटसन और क्रिक के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें कुछ चीजें पता चली, जैसे उन्होंने कहा कि ये यहां से, जहां से क्या करें, एक टर्न शुरू हो रहा है ना, ऐसे यहां से क्या हो रहा है, ये टर्न शुरू हो रहा है, ये क्या होगा, टर्न जब वापस इस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यहाँ पे अगर ये जो डीएनए है यहाँ पे ऐसे टर्न होना शुरू हुआ, और जब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ पे ऐसे आता है, इस पूरे एक राउंड को इन्होंने कहा एक, या वन टर्न कह लो, एक टर्न जो है इसमें इन्होंने कहा कि ये कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम।
या 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, देखो वॉटसन और क्रिक ने क्या किया, डबल हेलिकल मॉडल दिया जिसमें हमें ये पता चला कि वन पिच, ये जो टर्न है इसको हम क्या कह रहे हैं, वन पिच या लूप। ठीक है, वन टर्न या वन पिच या वन लूप जो है, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, और रफली अगर हम देखें तो एक लूप में या एक पिच में लगभग कितना है, 10 बेस पेयर्स क्या है, प्रेजेंट हैं। इसके बेसिस पे हमें पता चला कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स हैं, आसपास के अगल बगल के जो बेस पेयर्स हैं, इनके बीच जो डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो है 0.34, एक सेकेंड, हाँ, 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये जो डीएनए जिसकी स्टडी वॉटसन एंड क्रिक ने किया था, इसको हम बी डीएनए कहते हैं। और इसकी जो विड्थ है, ये इसकी जो विड्थ है ये है 20 एंगस्ट्रॉम। क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमेशा याद रखना वॉटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए की स्टडी की थी वो कैसा था, राइट हैंडेड मैनर में क्या था, क्वाइल्ड था। क्वाइलिंग कैसी थी, राइट हैंडेड। इसका मतलब ये जो डीएनए था, ये कौन सा डीएनए था, बी डीएनए था। कौन सा डीएनए था, बी डीएनए था। इस वर्क के लिए इनको वॉटसन क्रिक और विल्किंस को, वॉटसन क्रिक और विल्किंस को इस काम के लिए, इनकी इस डिस्कवरी के लिए 1962 और 72, एक सेकेंड, हाँ, 1962 में क्या किया गया था, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या बताया मैंने आपको, वॉटसन क्रिक and Wilkins were awarded with Nobel Prize in 1962। ठीक है, अभी आप ये कह सकते हो कि काम तो चार लोगों ने किया था। जैसे देखो यहाँ पे फ्रैंकलिन एंड विल्किंस हैं, इन दोनों का क्या था, एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा था, या वो एक्सपेरिमेंट था जिसके बेसिस पे इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, अपना डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। तो इन तीनों को ही क्या हुआ, नोबेल प्राइज क्यों मिला, ऐसा इसलिए था कि उस टाइम तक फ्रैंकलिन की डेथ हो चुकी थी और कि नोबेल प्राइज कभी भी किसी डेड पर्सन को नहीं दिया जाता, इसीलिए इन तीनों को क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे जो एक हॉलमार्क था। क्या हॉलमार्क था इनके प्रपोजिशन का, वो था बेस पेयरिंग। हम लिखेंगे वन ऑफ द हॉलमार्क, one of the hallmark of their proposition was
बेस पेयरिंग बिटवीन बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड्स। ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हैं। देखो अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे T, आपस में ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं दिखाऊं C एंड G, तो ये क्या हुआ, एक बेस पेयर। ये है क्या, नाइट्रोजनस बेस। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। या इसके साथ इधर क्या जुड़ा होगा, एक न्यूक्लियो, पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा। इनके पेयर को हम क्या कहते हैं, बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, तो बेस पेयरिंग आपको कहां दिखाई पड़ती है, डीएनए में दिखाई पड़ती है। ये वॉटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसका क्या है, एक हॉलमार्क है। उसका क्या है, ये हॉलमार्क है। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive distance between two consecutive base pair is 0.34 नैनोमीटर, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखो यहां पे ना ये जब आप देख रहे हो इसको, यहाँ पे यहां से क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है कंटिन्यूअसली। क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। एक जो बेस पे मैंने कितने बनाए, मैंने गिन के नहीं बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्चुअली 10 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो एक बेस पेयर है ना, ये क्या होता है, एक बार जब एक बेस पेयर जो है वो 36 डिग्री पे क्या करता है, टर्न करता है। ठीक है, जैसे यहाँ से ये डीएनए है, ये 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री ऐसे टर्न होते होते यहाँ आते आते क्या होता है, 36 एक पे हो रहा है, एक बेस पेयर टर्न कर रहा है। तो जब 10 होंगे तो कितना हो जाएगा, 360 तक वो क्या करता है, टर्न कर जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे each base pair turn through 36 degree. The base pairing is allelic and specific, जिसका मतलब ये है कि जो बेस पेयरिंग है ना वो फिक्स है। जैसे मैंने आपसे कहा कि A, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दैट इज A हमेशा T के साथ ही जुड़ेगा, एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थायमिन के साथ, जबकि जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये भी फिक्स है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, द बैकबोन मैंने आपको बताया था, द बैकबोन ऑफ डीएनए, डीएनए का जो बैकबोन है, ये जो बैकबोन है ये कौन बना रहा है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। द बैकबोन ऑफ डीएनए और आप यहां पे न्यूक्लिक एसिड भी लिख सकते हो, सॉरी नॉट न्यूक्लिक एसिड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दोनों सही है। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन is polynucleotide chain is composed of sugar and
phosphate, sugar and phosphate. And nitrogenous base attached to sugar molecule, और आपकी एनसीईआरटी लिखती है moiety, attached to sugar molecule or moiety, projects inside from backbone. ये जो यहां पे कहा गया ना, आप इसको इस तरह से समझो कि ये क्या है, हमारा बैकबोन है. फॉस्फेट और जो शुगर है ये क्या मिलके बना रहे हैं, बैकबोन बना रहे हैं. और जो नाइट्रोजनस बेस है वो कहाँ, अंदर की तरफ, इनसाइड प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पे अगर एक और हमारे पास क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, तो इसके साथ यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, शुगर जुड़ा होगा, और यहाँ पे ऐसे फॉस्फेट जुड़ा होगा, ऐसे कुछ. ठीक है, तो ये क्या बना रहा है साइड में, इधर ये बना रहा है इसका बैकबोन. जबकि नाइट्रोजनस बेस जो क्या है, शुगर के साथ जुड़ा है, वो क्या होगा, अंदर की तरफ होता है इस चेन में. ठीक है, हम कहेंगे लेंथ ऑफ डीएनए is directly proportional to number of base pairs. ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड पेयर्स. देखो, नंबर ऑफ बेस पेयर की हम बात जब करेंगे तो हम कहेंगे क्या, डबल स्टैंडर्ड जब ये होगा तब. ठीक है, अगर हम कह रहे हैं डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ बेसेस, कितने बेस हैं इस पर डिपेंड करेगा, या फिर न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ये कब होगा, ये होगा जब ये क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की हम बात करेंगे, तब उस कंडीशन में ऐसा होगा. ओके, हम क्या करते हैं ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है. ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, लिखते हैं. हाँ, ओके, तो ऑर्गेनिजम्स, उनमें क्या जेनेटिक मटेरियल कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, हम ये देखेंगे. एंड लास्ट में क्या करेंगे, हम उनमें लिखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रेजेंट हैं. अगर सिंगल स्टैंडर्ड है तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स. अगर डबल स्टैंडर्ड है तो किसकी बात करेंगे, बेस पेयर्स की बात करेंगे. जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स में, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे 5174 बैक्टीरियोफेज.
ये क्या है, एक फेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। डीएनए कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यहां पे होंगे 5386 बेसिस कह सकते हो आप, या न्यूक्लियोटाइड्स। सेकेंड होगा कौन सा, लैम्डा बैक्टीरियोफेज। लैम्डा बैक्टीरियोफेज, यहां पे डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, बेस पेयर्स। डबल स्टैंडर्ड है तो बेस पेयर होगा 48,502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ई कोलाई की बात करेंगे, ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। इसमें डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। एंड नंबर ऑफ बेस पेयर्स यहां पर होगा 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। अगर इसी के साथ हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होगा। अब जो ह्यूमंस है ना, इनमें अगर हम बात करेंगे सिंगल स्ट्रैंड की ना, अगर हम बेसिस की बात करेंगे तो ये होंगे 3.3 इंटू 10⁹। लेकिन अगर ये लिख दूं मैं सिंगल, अगर हम सिंगल स्टैंडर्ड देखेंगे तो ये होगा 3.3 इंटू 10⁹ बेसिस। और अगर हम इसको डबल स्टैंडर्ड देखेंगे तो ये होगा 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। ओके, और इसी के साथ हम क्या करते हैं, हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर यहां पे क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।